हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करेंगे आरबीआई के बारे में जो आपको बहुत दिलचस्प लगेंगे। पहला पॉइंट है आरबीआई लोगो। दोस्तों, आरबीआई का जो लोगो है वो इंस्पायर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी। अंग्रेजों का आगमन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ही हुआ था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से मिलता जुलता, आप देख सकते हैं फोटो में, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर से जो डबल मोहर थी उससे मिलता जुलता लोगो आज आरबीआई ने अडॉप्ट किया हुआ है। दूसरा पॉइंट करते हैं दोस्तों, वो है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने फंक्शन करना इंडिया में शुरू कर दिया था। आरबीआई की स्थापना 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट के द्वारा हुई थी और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया था। लेकिन वो एक प्राइवेट एंटिटी थी, एक प्राइवेट बैंक था। वो तो 1949 में जब सरकार ने आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया तब आरबीआई पूरी तरीके से सरकार के अधीन आ गया और अब सरकार के अंडर ही आरबीआई काम करता है। हालांकि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। चलिए जी, फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई का मतलब यह है कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में है। जो सरकार का फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है सरकार का, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन। दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन का जो नाम है वो इस जनरेशन ने 2016 में ही सुना था। 8 नवंबर को जब रात को 8 बजे मोदी साहब प्रकट हुए थे और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। लेकिन उससे पहले आरबीआई भारत में डिमोनेटाइजेशन कर चुका था। दोस्तों, 1938 में फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था। तब 5,000 और 10,000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था। इसके बाद है आरबीआई वर्क फॉर पाकिस्तान। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आरबीआई ने म्यांमार यानी कि बर्मा के लिए भी काम किया है। पाकिस्तान के लिए आरबीआई ने जून 1948 तक काम किया है, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान के पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है हिल्टन यंग कमीशन। यह कमीशन अंग्रेजों ने बनाया था, हिल्टन यंग कमीशन, और इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। दरअसल आरबीआई एक्ट बना था 1934 में, लेकिन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आरबीआई ने फंक्शन करना शुरू किया था। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज थे। और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, यानी कि आजादी के बाद जो इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के हुए वो थे सीडी देशमुख। ये भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। उसके बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर्स आज मुंबई में है, लेकिन आरबीआई जो है पहले कलकत्ता में ही वो बना था और उसके बाद कलकत्ता से उसको शिफ्ट किया गया था मुंबई। अच्छा जी, अब फंक्शंस करते हैं आरबीआई के। आरबीआई के बेसिकली ये 6 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस पता होने बहुत जरूरी हैं, तो हम इनको बहुत ही डिटेल में अभी करेंगे। तो पहला है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखिए जनाब, लेंडर का मतलब होता है लोन देने वाला, जो लोन देता है। लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी सहारा, यानी कि लोन देने का आखिरी सहारा। अच्छा, आरबीआई लोन किसको देगा? आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंकों को। यानी कि जब कमर्शियल बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि हमें लोन दे दो, और आरबीआई उसकी हेल्प करेगा। आरबीआई कमर्शियल बैंक की हेल्प करेगा, क्योंकि आरबीआई डूबते को तिनके का सहारा है, आखिरी सहारा है कमर्शियल बैंक का। तो आरबीआई हेल्प करेगा कमर्शियल बैंक की। तो ये है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद है इश्यू ऑफ करेंसी। इसे करेंसी अथॉरिटी भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसे करेंसी अथॉरिटी भी इसे कहा जाता है,
ये आरबीआई का बहुत ही मेन फंक्शन है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है करेंसी को इश्यू करने का। आरबीआई जो है आज की डेट में 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के करेंसी नोट इशू करता है। मैं लिख देता हूं, 2 रुपए से लेके ₹2 टू ₹2000 के करेंसी नोट्स इशू करता है। मैं बार बार कह रहा हूं करेंसी नोट्स, तो मेरा मतलब है, मार्कर से लिख देता हूं मैं, ये करेंसी नोट इशू करता है जी, करेंसी नोट्स, यानी कि आरबीआई नोट ही इशू करता है, सिक्कों को इशू नहीं करता। तो जो कॉइन्स है उन्हें कौन इशू करता है? उन्हें करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे इशू करती है, सारे सिक्कों को, कॉइन्स को, चाहे वो कितने ही बड़ा कॉइन्स हो, उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। और 1 रुपए का नोट भी आरबीआई इशू नहीं करता, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। और एक और इसमें डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो 1 रुपए का नोट होता है, ₹1 नोट होता है, उसके ऊपर जो साइन होते हैं वो होते हैं जी फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट के ऊपर। और बाकी सभी नोटों के ऊपर जो साइन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो पूरे देश में ये जो इश्यू ऑफ करेंसी का काम है वो आरबीआई करता है। 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट छापता है। मैं जल्दी से इसको समराइज कर देता हूं। करेंसी नोट छापता है, 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, फाइनेंस सेक्रेटरी के उसके ऊपर साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं उसके ऊपर, कॉइन्स सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। इसके बाद आगे चलते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए काम करता है। आरबीआई सरकार के लिए काम करता है, या सरकार के पैसे जमा करने हो, सरकार को लोन देना हो, सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा आरबीआई जो होता है वो फाइनेंशियल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी आरबीआई एडवाइस उसको देता है, बजट बनाने में हो या मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई करता है, फिस्कल पॉलिसी को लेके कोई हो या टैक्सेशन पॉलिसी को लेके कोई रिफॉर्म लाना हो तो आरबीआई हेल्प करता है, फाइनेंशियल एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। उसके बाद है बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो हो गया, बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई बैंक का काम करता है, पैसे जमा कराने हो, लोन लेना हो, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आरबीआई करता है कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई इसका एक सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब यह है कि फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, भारत में जितनी भी रेगुलेट होगी उस पर नियम कायदे बनेंगे, जो नॉर्म्स बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे, वो सारे के सारे आरबीआई सेट करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें जो मैंने बैंक टू द गवर्नमेंट लिखा है, ये जो बैंक टू द कमर्शियल बैंक लिखा है, इसमें मैं एक बात और बता दूं कि सारे कमर्शियल बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई एक सुपरवाइजर भी होता है कमर्शियल बैंकों के लिए, सुपरवाइजरी का काम करता है, ठीक है, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होता है। अच्छा, तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। देखिए जनाब, ये काफी एक हैवी टॉपिक है, इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि देश में जितना भी क्रेडिट जा रहा है, लोन जा रहे हैं, सबकी बागडोर आरबीआई के हाथ में होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको हम किसी अलग वीडियो में बहुत डिटेल में करेंगे। आज के लिए आरबीआई के बारे में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं आरबीआई से रिलेटेड। इसकी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।